स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 8th के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ये एक अलग चैप्टर भी है। साथ में अगर आप कोई रिफ्रेशर बुक यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर मिल के आता है। ठीक है, तो फंडा यही है, टॉपिक यही है, भले ही चैप्टर अलग हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है क्या? व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर कांस्टेंट एंड रिमेन्स इन फिक्स प्रोपोर्शन, या फिर एक्स एंड वाई वेरीज डायरेक्टली। मतलब क्या हुआ एक्स एंड वाई का डायरेक्टली वेरीज करना? मतलब अगर हम एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई भी बढ़ेगा, या फिर हम x को कम कर रहे हैं तो y भी कम होगा, यानी x एंड y दोनों एक साथ वेरी करेंगे। अब ये x और y क्या है? एक x जो है एक अलग क्वांटिटी, y जो है उस पर डिपेंडेंट दूसरी क्वांटिटी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल्स अगर हम रियल लाइफ से देखें तो उसमें ये दिया है जैसे पार्किंग चार्जेस मतलब आपने 1 घंटा गाड़ी कहीं पे आपकी पार्क की तो उसने 10 रुपये लिए, 2 घंटे खड़े करोगे तो 20, 3 घंटे खड़े करोगे तो 30, यानी अगर आपका जो टाइम बढ़ा रहे हो तो आपका जो किराया है वो भी बढ़ रहा है। ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरह से फिलिंग ऑफ वाटर इन बकेट्स। भाई अगर आपका जो प्रेशर है वो रिमेन सेम है, प्रेशर जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, और अगर आपने एक बकेट लगाई उसको भरने में 2 मिनट लग रहे हैं तो दूसरी बकेट को भरने में भी 2 मिनट लगेंगे, तीसरी बकेट को भरने में भी 2 मिनट लगेंगे, यानी 3 बकेट भरोगे तो आपको 6 मिनट लगेंगे। बकेट्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो टाइम की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ में आई बात? इसी तरह से बनाना परचेज करना अगर दर्जन से, वही बात है, आप ज़्यादा पैसे दोगे ज़्यादा बनाना खरीद पाओगे, कम पैसे दोगे कम बनाना खरीद पाओगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हमें अच्छे से समझाता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, क्या फार्मूला यूज़ होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ तो इस पे यूज फार्मूला कैसे यूज़ करना है हमें। ठीक है, फार्मूला होता है x1y2 इज इक्वल्स टू में x2y1, या फिर इसी फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 अपॉन में x2 इज इक्वल्स टू में y1 अपॉन में y2। दोनों ही फार्मूले सही हैं, किसी भी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं किसी भी एक अननोन की वैल्यू। इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से दिया है कि इन अ मॉडल शिप मास्ट इज इक्वल्स टू में 9 सेंटीमीटर। जो एक मॉडल शिप है उसका मास्ट दिया है, तो इस वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के अंदर हम सारी चीज़ें जो हमें चाहिए या जो भी क्वेश्चंस में दिए वो लिख देते हैं और बाकी की चीज़ें निकाल लेते हैं। अभी 2 चीज़ें हमें दी, पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, इन अ मॉडल शिप मास्ट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हाई वाइल मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज इक्वल टू 12 मीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज मॉडल शिप। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक मॉडल शिप और एक एक्चुअल शिप है। एक्चुअल शिप यानी रियल शिप है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि चूँकि आपने भी मालूम होगा कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ बनाने से पहले इंजीनियर्स वगैरह या फिर जो उसको बनाने के लिए कमेटी बनाई जाती है वो सबसे पहले उसका मॉडल बनाते हैं, उसके बाद में उसको एक्चुअल बनाते हैं। तो इसी तरह से एक मॉडल शिप का मास्ट यानी क्या होता है, जो बीच में एक बड़ा सा डंडा लगा होता है उसको कहते हैं मास्ट। तो एक मॉडल शिप का जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और एक्चुअल शिप का अगर देखा जाए तो वो 12 मीटर का है। अब वो कह रहा है कि लेंथ जो है एक्चुअल शिप की वो 28 मीटर है। तो बोल रहा है बताओ कि जो आपका मॉडल शिप है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो भाई अगर हमने इधर मास्ट को छोटा बनाया, इधर मास्ट बढ़ रहा है, तो इधर अगर लेंथ जो है हमें दी है तो लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जब जो आपका मॉडल शिप है वो छोटा रहेगा और जो आपका एक्चुअल शिप है वो बड़ा रहेगा, तो हर चीज़ एक्चुअल शिप की छोटी रहेगी और जो मॉडल शिप की छोटी रहेगी और एक्चुअल शिप की बड़ी रहेगी। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हमने लिया। ठीक है, इसको जो मानेंगे हम x1 और इसको मानेंगे y1। ठीक है, इसी तरह इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1। इसी तरह से इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ x2। ठीक है, अब चूँकि इसमें हमें ये देखना है कि ऊपर नीचे दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम होना चाहिए। तो ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है। सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। हमेशा ध्यान रखो छोटी यूनिट में ले जाओ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं आता है। ठीक, तो अगर छोटी यूनिट में लेके जाते हैं तो हम लिखना पड़ेगा कि 1 मीटर में चूँकि 100 सेंटीमीटर होते हैं हमें मालूम है, तो 12 मीटर में 12 इंटू 100 सेंटीमीटर यानी 1200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और इसी तरह से 28 मीटर में 28 इंटू 100 सेंटीमीटर यानी कि 2800 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? अगर इतना समझ आया तो अगर हम आगे देखते हैं तो अभी हमें क्या निकालना है, y1 निकालना है। हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 अपॉन में x2 इज इक्वल्स टू में y1 अपॉन में y2
और x1 यहाँ से देखो कितना दिया है 9 सेंटीमीटर अपॉन में x2 12 मीटर ना लिखते हुए अब हम लिखेंगे 1200 सेंटीमीटर इस इक्वल्स में y1 जो कि हमें निकालना है तो y1 लिखे रहेगा इसी तरह से। और 28 को हम यहाँ जो मीटर में दिया था उसको यहाँ हम 2800 सेंटीमीटर लिख देंगे। y1 की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 9 सेंटीमीटर इंटू 2800 सेंटीमीटर अपॉन में ये जो 1200 सेंटीमीटर है इसी तरह से नीचे बैठा रहेगा और y1 बचेगा। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। समझ में आई बात। इसी तरह से 12 के टेबल में इसको 6 से कर लो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 20, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। यानी यहाँ पर आपका बच गया 3 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज 21 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू में y1। यानी यहाँ से ये निकल गया कि जो आपका मॉडल शिप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिख लीजिए भले से, कोई दिक्कत नहीं। सो लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल्स टू में 21 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पर लिखना है तो 21 सेंटीमीटर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि पता तो चले कि हाँ भाई ये हमने सॉल्व करके निकाला। इस तरह से क्वेश्चंस कुछ इसके अंदर बनते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखो सॉल्व करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चाहे इन्वर्स प्रोपोर्शन हो, सबसे पहले इस तरह से एक टेबल बनाओ ताकि आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन दिया है क्या, लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। तो जो कि डिस्टेंस और स्पीड की बात हो रही, डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही, सॉरी डिस्टेंस एंड टाइम की, क्योंकि एक लोडेड ट्रक है वो 14 किलोमीटर चल रहा है। कितने देर में चल रहा है 14 किलोमीटर? 25 मिनट में। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इफ़ द स्पीड रिमेन सेम, अगर स्पीड सेम रहती है, हाउ इट ट्रेवल इन 5 आवर। तो बोल रहा है 5 घंटे में कितना चलेगा ये बताओ। अब फिर यहाँ क्या चीज़ हो गई कि एक जगह मिनट है तो दूसरी जगह आवर। तो ठीक है, आवर को चेंज कर देंगे हम मिनट में, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू में 60 मिनट। तो इसी तरह से 5 आवर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5 मिनट, दिस इम्प्लाइज 300 मिनट। यानी यहाँ तो आ गया 300 मिनट। इसके बाद में हमें क्या करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, अगर आप टाइम बढ़ा रहे हो तो चलोगे ज़्यादा, टाइम कम करोगे तो चलोगे कम। तो लिखेंगे फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपको पूरा लिखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या होगा, x1 अपॉन में x2 इज इक्वल्स टू में y1 अपॉन में y2। x1 कितना है यहाँ से 14 अपॉन में 25 मिनट और 14 किलोमीटर इज इक्वल्स टू में y1 चूँकि हमें निकालना है और y2 की जगह पे क्या आ जाएगा 300 मिनट। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 300 मिनट, 14 चूँकि किलोमीटर में है, अपॉन में 25 मिनट। मिनट से मिनट यहाँ हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच आएगी वैल्यू हमारे पास y1 की। और इस तरह से आगे कैंसिल करेंगे तो 5 5 जो 25, 5 6 जो 30, 0 5 1 जो 5, 5 1 जो 5, 1 यहाँ दे दिया तो बच जाएगा 2। तो यहाँ हो गया 14 किलोमीटर इंटू 12 y1 के लिए। मिनट से मिनट तो पहले ही कैंसिल हो गया। और यहाँ अगर आप 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड इसी तरह से 1 4 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1, तो 861। यानी आप 168 किलोमीटर चल सकता है वो ट्रक कितने देर में, 5 घंटे में। तो यहाँ लिख दीजिए आप 168 किलोमीटर। इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो हैं इसके आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो कि किस तरह से क्वेश्चन हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है, ठीक है, ध्यान से समझना। वो बोल रहा है कि हाउ मैनी सपोज 2 kg शुगर हैव 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स। क्वेश्चन दिया है शुगर और उसके क्रिस्टल्स में, तो शुगर केजी में और क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल्स के बारे में बात चल रही है। क्या बोल रहा है वो कि सपोज 2 kg शुगर, तो 2 kg शुगर जो है हैव 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स, सो हाउ मैनी आर इन 5 kg शुगर। तो 5 kg शुगर में कितनी होगी ये बताओ। और थर्ड चीज़ क्या बोल रहा है 1.2 kg शुगर में भी कितनी होगी ये भी बताओ। तो ठीक है, चूँकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है हमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी और इसमें चेंज भी कुछ नहीं करना है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ, फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 अपॉन में x2 इज इक्वल्स टू में y1 अपॉन में y2 होता है। और
इसी तरह से x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 2 और x2 की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻6 इंटू अपॉन में 5 और y2 की चूँकि वैल्यू निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू y2 इज इक्वल्स में 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 और 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन में 2, ये नीचे आ जाएगा है ना, यहाँ पर बचेगा y2। अब कैंसिल कर लो आप यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 2.25 बचेगा, ठीक है, सॉरी 2.5 बचेगा। तो 2.5 इंटू 9 कर लो, हम फ्रैक्शन इसमें जो हमारे पास में एक्सपोनेंट वाला जो नंबर होता है उसमें एक्सपोनेंट के नंबर में नहीं छेड़छाड़ करते हैं, बाकी फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 2.5 का 9 में मल्टीप्लाई करा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45 एंड 9 2 ज़ा 18 19 20 21, तो 2 1 और एक पॉइंट पीछे, तो ये हो जाएगा 21.5 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स। इस तरह से क्रिस्टल्स की वैल्यू निकल जाएगी कि यहाँ पर जो 5 kg शुगर खरीदेगा 21.5 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स उसको मिलेंगे। इसी तरह से 1.2 kg का वाला जो क्वेश्चन है ये आप ट्राई करिएगा, समझिएगा किस तरह से इसमें निकालते हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट योर डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।